Hi everyone, today I am discuss about application of Gauss theorems. Next application, third application, electric field due to charged spherical cells. तो हम सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं. तो इसकी कंडीशंस आप देखो बच्चों. पहले तो देखो जो भी मेटल है, कंडक्टर है, मेटल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनसाइड द मेटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनसाइड द मेटल्स, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. ये याद रखने योग्य बात है. इनसाइड द मेटल जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगा. तो इसमें दो कंडीशंस होते हैं, दो टाइप के होते हैं कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल. एक होता है नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल. इसमें लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज्ड स्फेरिकल सेल. दो प्रकार का सेल होता है, एक होता है कंडक्टिंग सेल, दूसरा होता है नॉन कंडक्टिंग सेल. ये भी दो टाइप के होते हैं, ये है कंडक्टिंग, वो है नॉन कंडक्टिंग. ये भी दो टाइप के होते हैं आपके, एक होता है सॉलिड, एक होता है खोखला. ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है खोखला. अब देखो इसमें क्या है, सॉलिड स्फीयर मींस एक सॉलिड एक खोखला. अब देखो इसमें जो चार्ज होता है मेटल में, जो इनसाइड द कंडक्टिंग में क्या होता है, उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है. ये इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है कंडक्टिंग में. जबकि जो नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं, ये भी क्या होता है, एक स्फीयर खोखला होता है, एक होता है सॉलिड होता है. इसमें क्या होता है, जो चार्ज होते हैं पूरे में होता है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है. देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल. इसमें क्या है, कंडक्टिंग दो टाइप के होते हैं स्फेरिकल सेल. एक होता है कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, एक खोखला एक सॉलिड. ये भी एक खोखला एक सॉलिड. इसमें क्या होता है, जो चार्ज होता है वो इसके सरफेस पर आ जाता है, मींस इसके सरफेस अंदर जीरो होता है, लेकिन इसमें चार्ज अंदर होता है क्योंकि ये रेस्ट में होता है, चार्ज फिक्स होता है. तो यहाँ पर हम लेंगे, दो कंडीशन आती है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग. कंडक्टिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी लूंगा, क्योंकि ये सरफेस पर ये अंदर नहीं है. और यहाँ पर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लूंगा. एक अंतर ये बता दे रहा हूँ, कंडक्टिंग जो स्फेरिकल सेल है उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लूंगा. क्यों, क्योंकि अंदर जीरो है, क्योंकि मेटल के अंदर जो भी है उसके बाहर चार्ज स्टोर हो जाता है, जबकि इसके अंदर ही चार्ज स्टोर रहता है. तभी मैं यहाँ वॉल्यूम, यहाँ चार्ज ले. कंडक्टिंग में सरफेस चार्ज और नॉन कंडक्टिंग में क्या लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अब देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट. Now electric field due to the conducting spherical cell. Suppose ये क्या है, आपका conducting spherical cell है, इसको हमने चार्ज दिया, वो क्या हुआ, इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ. ये क्या हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ. जिसकी रेडियस मैं मान रहा हूँ, ये क्या है हमारी रेडियस, ये आर रेडियस का कोई स्फीयर है. अब देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने हैं इनसाइड द कंडक्टिंग सेल्स, आउटसाइड द कंडक्टिंग सेल्स, और ऑन द सरफेस में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो सपोज हमें इसके अंदर फाइंड करते हैं एक बार. तो यहाँ पर ये डिस्टेंस सपोज मैं स्मॉल आर लिख दे रहा हूँ. यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो क्या होगा, इसको इमेजिन करेंगे, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. दूसरी कंडीशन, इससे यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी इसके सरफेस तक की डिस्टेंस पर भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. ये ए पॉइंट है और ये सी है. इससे बाहर एक बार आउटसाइड द बाहर पॉइंट ये है, इससे बाहर भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. ये बी पॉइंट है. देखो ये चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है. एक बार इनसाइड द स्फेरिकल सेल ए है, ऑन द सरफेस सी है, आउटसाइड द सरफेस बी है. इन पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. ये कैपिटल आर इस सरफेस का रेडियस है. इस बड़े वाले रेडियस की बात करता हूं तो मैं इसको मैं आर डैश बोल देता हूं. तो हमें इस कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के कारण हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल की पहला पॉइंट है इनसाइड द spherical
सेल। देखो इस स्फेरिकल सेल की चार्ज डेंसिटी सपोज में क्या है, सिग्मा है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मैंने कहा था कंडक्टिंग जो स्फेरिकल सेल है हम वॉल्यूम नहीं लेंगे क्योंकि अंदर क्या होता है, जीरो रहता है। तो इस दौरान हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, छोटे छोटे पार्ट में गॉस थ्योरम ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका, ये होता है। ए पॉइंट पर क्या कहते हैं, छोटे छोटे चार्ज लेंगे हम, छोटे छोटे एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही होगा और यहाँ पर डीएस होगा। देखो अब क्या है गॉस थ्योरम, ये क्यू जो होता है एनक्लोज सरफेस कहता है, एनक्लोज सरफेस पर देखो इस आधे स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा आपका, चार्ज जीरो होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, एरिया भी बाहर की ओर है, इसको मैं लिख देता हूं ई डी एस कॉस 0 डिग्री इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन। देखो क्यू यहां पर क्या है, जीरो है। देखो इनसाइड द, यानी चार्ज कितना है एनक्लोज सरफेस पर, जीरो है यहाँ पर, तो यहाँ पर जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ई बाहर निकाला, ये इंटीग्रेशन डीएस हुआ, इज इक्वल टू जीरो आया, तो E इज इक्वल टू क्या आया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इनसाइड द कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। एक कंडीशन तो ये हो जाती है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं हम, तो अंदर वाले हिस्से में क्या हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो होगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं, इसको नोट किया होगा। नाउ सेकंड स्टेप है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल सी, इस पर फाइंड कर रहे हैं हम। तो इस पर क्या होगा आपका, सो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो ये क्या होगा, इस सरफेस पर कितना होगा चार्ज, क्यू चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन पर यूनिट सरफेस ए है, सिग्मा इक्वल टू इस सरफेस का, इस सरफेस की जो एरिया है स्फेरिकल सरफेस क्यू अपॉन, स्फेरिकल है तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम याद रखेंगे। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया, इस स्फीयर का क्या है, चार्ज क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो मैं इसको आर कैपिटल आर स्क्वायर लिख दे रहा हूँ क्योंकि इस वाले हिस्से का रेडियस क्या है, इसके सरफेस पर फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर सी पर फाइंड कर रहे हैं, तो गॉस थ्योरम यूज करेंगे, ई डी एस, ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर इस सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर, और एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर, दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा जीरो होगा। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस जीरो, कॉस थीटा मीन्स जीरो होगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होगी, तो ई डी एस कॉस जीरो, क्यू की वैल्यू हम देख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई बाहर निकालेंगे, कॉस जीरो की वैल्यू 1, ये क्लोज इंटीग्रेशन डीएस, ये है सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस ds का ये छोटा सा एरिया ds इतना होगा, पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होगा, इसका सरफेस एरिया होगा। देखो eds ये अपॉन, सॉरी एक मिनट, यहां पर कुछ थोड़ी सी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लिखना भूल चुका था मैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ई डी एस, ई बाहर आएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर डी एस बचेगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी, ये हो जाएगा आपका सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये एरिया बहुत छोटा है, टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये बनेगा आपका, सॉरी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो इससे ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हुआ, मैं ऊपर नोट किया होगा बच्चों आपने, इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो हटा देंगे तो क्या होगा यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या हम सिग्मा की वैल्यू रख सकते हैं कि यहाँ से सिग्मा इक्वल टू यहाँ से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या R स्क्वायर। ये क्या होगा, इसका सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चाहे इस टर्म्स में लिखें चाहे इस टर्म। सिग्मा की वैल्यू मैंने यहां से रखी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस of the conducting spherical cells E is equal to sigma upon epsilon naught, E equal to 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square, where sigma is surface charge density, epsilon naught absolute permittivity of free space। ये क्या है, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। लास्ट पॉइंट है आउटसाइड द सरफेस एट बी, यानी इसके बाहर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा और एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर होगा। इसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। चार्ज इसी के अंदर है तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, लगाते हैं हम E ds cos 0 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q चार्ज है अंदर, ये गॉस थ्योरम से Q चार्ज अंदर है, क्योंकि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन ही है चार्ज हमेशा अंदर होना चाहिए, तो अंदर है Q एनक्लोज सरफेस के अंदर Q अपॉन एप्सिलॉन। तो E बाहर आया, इंटीग्रेशन ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें पता होगी, इसकी वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पर ds है तो यहाँ पर इसकी रेडियस r डैश है, तो इसका एरिया कितना होगा 4 पाई r डैश स्क्वायर इंटू 4 पाई r डैश स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या होगा Q अपॉन R डैश स्क्वायर। ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स। तो ये है, इसके बीच ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। अब इसकी जो ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में कैसा ग्राफ होगा, सबसे पहले मैं एक बार और रिवीजन करना चाह रहा हूं आपका। जो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 0 और उसके सरफेस पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। क्या है, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जबकि उसके बाहर ये क्या है, इनसाइड है, ये सरफेस पर है इनसाइड और ये सरफेस पर है, और ये आउटसाइड है। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R डैश स्क्वायर। ये क्या है आपके आउटसाइड है। ये हमने डेरिवेशन किया। अब हमें E और R के बीच में एक रिलेशन फाइंड करने हैं। तो ये क्या है, सपोज ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये है आपका E, ये है ऊपर की वर्टिकल में E है और हॉरिजॉन्टल में R वेरी कर रहा है। अब ये क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर है। मैं इसको लिख दे रहा हूं सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर, जो O लिख दे रहा हूं, ये R है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इनसाइड द, ये सपोज क्या है, उस कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस है R है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, यहाँ पर क्या है, सरफेस पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो यहाँ पर मैं डैश डैश लिख रहा हूँ। ये कितना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये सरफेस पर, ये अंदर की ओर है, यहाँ पर 0 है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सरफेस पर। इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है आउटसाइड की ओर, वो ऐसे वेरी कर रहा है। इसके बाद ये देखिए, ये E और R के बीच ग्राफ है, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है। तो
तो यहाँ पर इसमें E क्या है, 0 है, ये इनसाइड, और ये R क्या है आपका, सरफेस ऑफ द स्फीयर है, यानी इस पर 1/r² है। जैसे ही R को बढ़ाते जाएंगे ये कम होते जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे को एक टाइम 0 आ जाएगा। ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला रीजन्स क्या है, 0 है इनसाइड द सरफेस, ये ऑन द सरफेस है, R कैपिटल R है, ये सरफेस पर यहाँ पर है। उसके बाद डिक्रीज होता रहा है, ये ऐसे होगा, जितना R ज्यादा बड़ा होगा, R बड़ा होगा तो उसका जो देखो ये R बड़ा होगा तो ये E की वैल्यू कम होगी, तो ये ऐसे कम होते जा रहा है। तो ये E और R के बीच क्या है, ग्राफ है फॉर कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के। ये इनसाइड है, ये सरफेस है, ये आउटसाइड है। ये इनसाइड में 0 है, आ रहा है, फिर ये सरफेस पर यहाँ पर है ये 1/4πε0q/r², उसके बाद कम हो जा रहा है। क्यों हो रहा है कम, क्योंकि बाहर की ओर इसका रेडियस बढ़ रहा है, तो ये r कम हो जाएगा, एक बार यहाँ पर आ जाएगा, 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस यानी रेडियस में ये कर्व है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो इसका